क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की लंबाई व त्रिज्या को दुगना कर दिया जाता जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थात रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। रो यहां पर क्या है? प्रतिरोधकता है। तो यहां पर चेंजमेंट किस में कर रहा है? लंबाई में और आपकी त्रिज्या में कर रहा है। तो आर बराबर एल, और आपका तार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो तार किस फॉर्म में पाया जाता है? वृत्त के फॉर्म में। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हो गया। तो आर बराबर हमारे पास क्या हो गया है? एल बाई आर स्क्वायर। पाई को मैंने हटा दिया है क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट होता है। एल क्या कर रहा है? दुगना कर रहा है एल को। तो ये कर दो दुगना, 2 कर दो। और त्रिज्या को भी क्या कर रहा है? दुगना। तो 2 की पावर 2 कर दो। तो ये कितना हो गया? ऊपर 2 नीचे हो गया 2 गुणा 2। 2 से 2 कट गया है, क्या गया है? 1/2। तो क्या हो गया है? अब आपका प्रतिरोध आधा हो गया है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से ए हो गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। लेमार्क ने दिया था उपार्जित उपार्जित लक्षणों की वंशागति वंशागति का नियम। ये दिया था लेमार्क ने। आपके मेंडल हैं। मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक। आनुवंशिकी का जनक अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने जो आपका प्रयोग किया था, ये किए थे उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे, उद्यान मटर पर। और मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। ये मटर का साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का। फेदम मापने की इकाई है। तो फेदम के जरिए जल की गहराई को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अब देखिए, जो जल का जो घनत्व होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है जल का घनत्व। घनत्व और घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये हो गया है घनत्व का फॉर्मूला। और घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया इसका मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो फोकस जो दूरी होती है, फोकस दूरी, ये क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। तो त्रिज्या में हम 2 का भाग दे देंगे। तो त्रिज्या कितनी है? 60। और 2 का भाग दे दो तो ये कितना आ गया है? 30 आ गया है। अब ऑप्शन में है एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, इसकी जो आपकी क्या वक्रता त्रिज्या होती है, वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 30। इसका क्या हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट कोशिका में जनन की विधि है। तो यीस्ट कोशिका में जो जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। क्या हो गया है? ऑप्शन आंसर हो गया है। अब समझिए कि जो यीस्ट होता है, यीस्ट यीस्ट जो होता है, ये क्या है? एक कवक है। ये एक कवक है। और यीस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट जो होता है, यीस्ट के जरिए हम क्या बनाते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल बनाते हैं किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा।
किण्वन के द्वारा क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। इसके अलावा जो यीस्ट होता है, यीस्ट के द्वारा क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड हो गया है। इसके अलावा जो जलेबी हो गया है, ये भी इसके द्वारा ही बनाया जाता है। यीस्ट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सेकेरोमाइसी, सेकेरोमाइसी सेरेविसी, सेरेविसी, ये यीस्ट का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है, तो वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। और नाइट्रोजन वातावरण में कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 78%, 78% पाई जाती है। आपका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या है आपका, भोजन अवयव है, भोजन अवयव है। प्रोटीन जो होता है इसको बोलते हैं शरीर वर्धक भोजन, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है किसको, प्रोटीन को। अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, ये कहा जाता है आपका, प्रोटीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में टोटल गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र। इस 46 गुणसूत्र में आपका जो 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो तो क्या होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। और बाकी के जो दो गुणसूत्र हैं वो होते हैं क्या, लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र। अगर हमें पूछे कि मानव में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो अगर जोड़ी की बात करें कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो होते हैं 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी। क्योंकि एक जोड़ी में कितने होते हैं, दो गुणसूत्र होते हैं, तो टोटल 23 जोड़ी बन गई है। इस 23 जोड़ी में 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं ये तो क्या हो गए हैं आपके, कायिक गुणसूत्र हो गए हैं, कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र हो गए हैं। बाकी का एक जो जोड़ा है ये क्या हो गया है, लिंग गुणसूत्र का हो गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा है, तो जो बांध का पानी होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। जब भी कोई वस्तु स्थिर होती है तो स्थिर किसी भी वस्तु में स्थिरता के कारण स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। एम यहां पर हो गया है द्रव्यमान और जी हो गया है गुरुत्व त्वरण और एच हो गई है उसकी ऊंचाई। रासायनिक जो ऊर्जा पाई जाती है ये पाई जाती है बैटरी में, और इसके अलावा किसमें पाई जाती है, सेल में पाई जाती है। विद्युत ऊर्जा किसके कारण प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, यह पाया जाता है नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, वो की थी जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कोष में क्या करते हैं, कोष में चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा किसमें पाई जाती है, तो कोई भी वस्तु अगर क्या करती है, गति करती है उसमें पाई जाती है गतिज ऊर्जा पाई जाती है। जैसे बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। एम यहां पर है वस्तु का द्रव्यमान और वी हो गया है वस्तु का वेग हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है और एक पत्थर को ऊपर फेंक रहा है, तो पत्थर अपनी अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो एक जगह उसका क्या हो जाएगा, वेग 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद में वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे की तरफ आएगा। तो यहां पर इसकी क्या है, अधिकतम ऊंचाई, तो यहां पर इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है आपका दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। वेग का जो मात्रक होता है वो क्या हो गया है, मीटर पर सेकंड हो गया है। क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। वेग जो है ये क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। सदिश सदिश राशि का मतलब क्या होता है, सदिश राशि में आपका
परिमाण, परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से वेग आपका सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का। अपरूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उसके, तो किस रूप में भिन्न होता है? वो होता है भौतिक गुणों में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है। किसमें होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो गया है। देखिए आपका जो कार्बन है, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। पहला हो गया है हीरा, दूसरा हो गया है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और तीसरा हो गया है फुलरिन। ये कार्बन के क्या हैं? 3 अपर रूप हैं। हीरा है, ये सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। और ग्रेफाइट है, ये क्या है? विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक होता है। एकमात्र कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट है, जो विद्युत का क्या होता है? कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, पेंसिल बनाने में। ठीक है, फुलरिन होते हैं। सबसे पहले कार्बन 60 फुलरिन की पहचान की गई थी, और फुलरिन की खोज किसने की थी? बकमिस्टर फुलर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास के 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको लगातार क्लास मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।